एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 14.2 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप उसको देख लें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो हमने डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करना सीखा था अभी तक, और अब हम डेटा को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखेंगे। तो हमने इसमें तीन तरीके के ग्राफ पढ़ने हैं बेटा, दैट इज नंबर 1 बार ग्राफ, नंबर 2 हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ और हिस्टोग्राम विद वेरिंग विड्थ। ठीक है ना। तो तीसरा जो होता है वो होता है बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तीन टाइप के हमने इसमें ग्राफ देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों नंबर 1 यानी कि बार ग्राफ से। तो बार ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी आपने बार ग्राफ पढ़ रखा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम सीधा एग्जांपल कहेंगे। तो बार ग्राफ की अगर हम बात करें तो बेटा बार ग्राफ में आपने क्या ध्यान रखना होता है। देखिए, बार ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस होंगी, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस, है ना। ओके, तो बेसिकली जो डेटा होता है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है। तो बार ग्राफ में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या होती है बेटा, एक तो जो हम बार बनाते हैं वो सेम विड्थ के बनाने हैं हमने, है ना, सेम विड्थ के बार बनाने हैं, और जो बार के बीच में गैप होता है वो भी बिल्कुल सेम रहना चाहिए। ठीक है ना। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखेंगे आप अपने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखें और फटाफट से रेडी हो जाइए। एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना, पेन कॉपी। तो देखिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5, जो कि पेज नंबर 247 एनसीईआरटी है। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 247 एनसीईआरटी। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा है बेटा, इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th, 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained। तो आप बेटा अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं और इस ग्राफ में जो आपसे पूछा गया है, देखो ऑलरेडी आपको बार ग्राफ गिवन है और आपसे कुछ चीजें पूछी गई हैं, जैसे कि आपसे बोला गया है कि ऑब्जर्व द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपने अपने बार ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आपने आंसर्स देने हैं। तो जैसे कि मैं वेरी फर्स्ट की बात करूं तो इसमें लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो नवंबर में कितने स्टूडेंट्स जो है वो बॉर्न हुए हैं, तो इस चीज का हमने आंसर देना है। तो इसका आंसर बनता है बेटा 4 स्टूडेंट्स। तो आप फ्रीक्वेंसी में इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं नवंबर मंथ की, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो बार है आपका वो 4 तक लिया गया है। तो 4 स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन दी मंथ ऑफ नवंबर। अच्छा, इसका जो सेकंड है इसमें कहता है बेटा इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न। तो हमने ये बताना है कि कौन से महीने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगस्त मेरे को दिख रहा है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं। तो इसका आंसर होगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो इन दैट क्वेश्चन यहाँ पे हमें बार ग्राफ ऑलरेडी गिवन था, लेकिन जो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम बार ग्राफ बनाना भी सीखेंगे। तो बिफोर दैट आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि पेज नंबर 248 एनसीईआरटी है। तो 248 पे क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन में लिखा है अ फैमिली विद अ मंथली इनकम ऑफ ₹20,000 हैड प्लान्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी फैमिली की जो मंथली इनकम है वो 20,000 रुपए है और वो प्लान करते हैं अपने एक्सपेंडिचर को लिए। तो उसका जो आपको दे रखा है, तो उसमें बेटा टेबल आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है ग्रोसरी के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो 4 है, रेंट के लिए जो है 5 है, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन के लिए 5 है, मेडिसिन के लिए 2 है, एंड फ्यूल 2, एंटरटेनमेंट 1, मिसलेनियस 1, है ना, एंड सो ऑन। तो ये कहते हैं बेटा इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज है। ठीक है, इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आपको दे रखा है। तो आपसे बोला गया है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ फॉर द डेटा अबव। तो आपने इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है और कुछ नहीं। तो देखिए बार ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही इजी होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रो में भी बताया था कि आपने बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कार्टेशियन प्लेन पे
दो एक्सेस चाहिए होती है हमें, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। और बेसिकली आप एक्स एक्सेस पे अपना डेटा लिखते हैं और वाई एक्सेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, है ना। ओके, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं डेटा को, तो डेटा में ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन, मेडिसिन, फ्यूल, एंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस, तो ये सारे दे रखे हैं हेड्स। और जो इसके एक्सपेंडिचर हैं उसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को देखता हूं तो मैक्सिमम 5 तक गई है ना, मैक्सिमम 5 तक गई है। तो मैं यहाँ पे जो लूंगा तो मैं फ्रीक्वेंसी लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 5 तक लेनी है तो मैं उससे एक बढ़ा के 6 या 7 तक ले सकता हूँ, है ना। तो देखिए, बट जो विड्थ होती है वो सेम रहनी चाहिए सब में, है ना। तो आप स्केल ले सकते हैं जैसे कि 1 सेंटीमीटर पे 1000, है ना, इस तरीके से। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5, 6 और एक दो एक्स्ट्रा लीजिए 7। ओके, अच्छा, इसके बाद आपने जो हेड्स हैं वो है ग्रोसरी। तो एक ग्रोसरी का कॉलम बनेगा यहां से यहां तक, मान लेते हैं। बस एक सेकेंड, आपने एक बात का ध्यान रखना है बेटा इसमें कि जो आपके बार होंगे वो सेम विड्थ के होंगे और जो उनके बीच में गैप होगा वो भी इक्वल होगा, है ना, सेम होगा। तो लेट सपोज आप पहला लेते हैं ग्रोसरी का जिसमें 4 दे रखा था ना, तो आप इतना ले लेते हैं लेट सपोज, है ना। तो इतना ही आपने गैप सब में रखना है, तो 4 तक जाना होगा। तो यहां से हम इसको 4 तक का बार बना देते हैं। तो एक ग्रोसरी का हो गया है, मैं इस पे जी लिख देता हूं फिलहाल। ओके, अब जो सेकंड बार बनेगा वो है रेंट का, वो है 5। तो देखो, जो हमने गैप रखना है यहाँ पे वो इक्वल गैप रखना है, जितना गैप हमने यहाँ पे रखा था उतना ही गैप हम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो आप यहाँ पे स्केल का यूज करेंगे तो आप इक्वल गैप यहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। तो अब जो रेंट का है बार वो जाएगा 5 तक, तो 5 तक हम रेंट का बार लेके जाते हैं। और जो बार की विड्थ है वो भी सेम रहनी चाहिए, यानी कि जितना ये है उतना ही ये वाला बार रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया बेटा, रेंट हो गया आपका। ओके, रेंट के बाद है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन में भी सेम 5 का ही बार बनेगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन का, और सेम हाइट का ये भी बनेगा। तो ये आ गया आपका एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अभी मैंने ई ऑफ सी लिख दिया, ठीक है। ओके, तो आगे है बेटा मेडिसिन। मेडिसिन का जो बार है वो 2 तक गया है, तो 2 तक यानी कि यहां तक जाएगा। और ये आपका मेडिसिन का बार हो गया। ओके, इसके बाद मेडिसिन के बाद है फ्यूल। फ्यूल का भी सेम 2 तक गया है, तो फ्यूल का बार आपका ये 2 तक गया है। ये आपका F4 फ्यूल का बार हो गया। इसके बाद इंटरटेनमेंट एंड मिसलेनियस, तो इन दोनों के ही बार 1-1 यूनिट लेने हैं हमने। तो 1 यूनिट का एंटरटेनमेंट का और 1 यूनिट का ही आपका मिसलेनियस हो जाएगा। तो ये आपका एंटरटेनमेंट हो गया और ये आपका मिसलेनियस हो गया। तो इस तरीके से आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना था, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा, ठीक है। अगर इसमें इस बार से कोई क्वेश्चन पूछा होता तो हम उसका आंसर देते, बट कुछ पूछा नहीं है, तो इतना ही हम करेंगे इसको। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों, बार ग्राफ उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम की। तो देखिए, हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पहली बात तो जो हिस्टोग्राम होता है, जैसे कि हमने देखा कि वो मैंने जैसे कि आपको इंट्रो में भी बताया था कि आपके 2 तरीके के हिस्टोग्राम हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म विड्थ का और एक वेरिंग विड्थ का। तो जो यूनिफॉर्म विड्थ का होता है उसमें आप देखेंगे क्लास इंटरवल जो है सेम चलता है, यानी कि जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो वेरिंग विड्थ का होता है वो बेसिकली किस तरीके का होगा, आप देखेंगे कि जैसे कि 0 से 9, फिर 10 से 19 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस रहता है दोनों में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, बात करते हैं कि अगर सेम विड्थ का होता है तो हम कैसे बनाते हैं। तो अगर सेम विड्थ का हिस्टोग्राम आपने बनाना है तो देखो, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में एक छोटा सा डिफरेंस जो मैं बता रहा था वो मैं यही बता रहा था कि बार ग्राफ में क्या होता है कि हर बार के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होता है, लेकिन हिस्टोग्राम के जो बार होते हैं उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ठीक है। बस यही डिफरेंस होता है। जैसे कि आपकी एनसीईआरटी ने एक डेटा दिया है हिस्टोग्राम को समझाने के लिए, मैं उस डेटा पे अगर काम करने की कोशिश करूं तो आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से कि कुछ चीज मेरे को समझानी है, इसलिए मैं आपको 1-2 बार बना के दिखाता हूं। बस 1-2 बार, सारे बार नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ पे 1-2 बार बना के दिखाता हूँ। जैसे कि देखो, 30.5 से 35.5 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो विड्थ दी है आपको। तो 30.5 से 35.5, तो बेटा ये हमने एक बार ले लिया और ये इंटरवल रहा उसमें, और आगे जो था 35.5 से 40.5, तो 35.5 से 40.5। अब ये बार की जो विड्थ होती है वो इक्वली होती है, तो 40.5 एंड सो ऑन, आगे इस तरीके से। अब मैं 2 बार बना के दिखा रहा हूं आपको।
अब मैं 30.5 से 35.5 का अगर बार बनाता हूं तो उस पर मेरे को फ्रिक्वेंसी लेनी है 9। तो बेटा 9 मान लोगे समवेयर यहाँ पे है, ठीक है। तो 9 के लिए मैं इसकी हाइट 9 तक लेके जाऊंगा और इस तरीके से बार बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 35.5 से 40.5 में आपने देखा कि इसकी फ्रिक्वेंसी 6 थी, मान लेते हैं कि 6 यहाँ पे है, तो आप यहीं से इसको शुरू कर दोगे और 6 तक ले जाके इस तरीके से बनेगा। तो आपने देखा कि जो इनके बार होते हैं वो दोनों आपस में एक दूसरे में मर्ज होते हैं, चिपके हुए होते हैं ना बेसिकली। अच्छा, एक बात और, मैंने यहाँ पे इंटरवल को ध्यान से देखा तो 30.5 से 35.5 दैट इज 5 का जो वो गैप चल रहा था। तो बेटा 5 का गैप यहाँ पे था, 5 का गैप यहाँ पे था, एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने विड्थ तो सेम ही लिए, लेकिन गैप मैंने 0 से लेकर के, क्योंकि ये तो 0 है बेटा, 0 से लेकर के 30.5 का गैप ले लिया। तो बेटा ये जो गैप है ये 5 का गैप तो नहीं है, लेकिन मैंने विड्थ तो 5 की ले रखी है। तो ये 0 से 30.5 का गैप जो है वो सेम विड्थ में हम कैसे दिखाएंगे? तो देखो इसके लिए एक तरीका ये है, आप देखते हैं जैसे कि एक थ्रेड लेते हैं, एक थ्रेड को मैं सीधा रखता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, लेकिन इसी थ्रेड को अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूं, समझ रहे हैं ना, तो वो कुछ जिगजैग तरीके से ऐसे दिखेगा और वो सिकुड़ के इतना सा रह जाएगा, है? तो बेटा ये भी कुछ ऐसी बात है कि यहाँ पे जो आप विड्थ देख रहे हैं वो 30.5 की है, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया, सिकोड़ दिया, है ना, तो वो कुछ ऐसे जिगजैग दिखेगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं बेटा? इस चीज को कहते हैं किंक। क्या कहते हैं? किंक। तो अगर गैप जो है अनइक्वल हो जाता है किसी केस में, जैसे कि यहाँ पे हुआ था कि 5 का गैप ना होके 30.5 का गैप हो गया था, तो इन दैट केस हमें किंक बनाना पड़ता है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक अच्छे समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि पेज नंबर 251 एनसीईआरटी है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करता हूं मैं आपसे। इसको हटाते हैं यहां से, और इसका आप बार ग्राफ जो है कंप्लीट कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। सॉरी, बार ग्राफ नहीं, हिस्टोग्राम है ना। अब इसके बाद मैं बात कर रहा था एग्जाम्पल नंबर 7 की। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। अ टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शंस of students in a mathematics test of 100 marks. Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks of or above. ठीक है? So she decided to group them into intervals of varying size as following. तो देखो as follows. तो 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on, इस तरीके से 60 to 70 और 70 to 100 तक मतलब लिया गया। तो then she formed the following table। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक टेबल बनाई हुई है, और आप देख सकते हैं इस टेबल को अपनी स्क्रीन पे। तो इस टेबल में एक कॉलम है मार्क्स का, जिसमें आपके मार्क्स है 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से अबव, है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। 0 से 20 जो है वो 7 स्टूडेंट है, और 20 से 30 में जो है वो 10 स्टूडेंट है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब देखो बात करते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पे जो डेटा था वो क्या था बेटा, वेरी कर रहा था, है ना, वेरी कर रहा था। देखो वेरी कैसे कर रहा है कि जो पहला इंटरवल लिया वो 0 से 20 का है ना, उसके बाद जो दूसरा इंटरवल है वो 20 से 30 का है। यानी कि जो पहले इंटरवल में विड्थ था वो कितने का था, 20 का, और जो दूसरे इंटरवल में विड्थ था वो कितने का है, 10 का। तो वो थोड़ा सा डेटा जो है वो वेरी कर रहा है। तो अगर डेटा वेरी करता है तो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? तो इन दैट केस हमें करना चाहिए, एक तो मार्क्स का कॉलम हो गया। देखो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे साइड में ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को हिस्टोग्राम भी बनाना है इसका। एक मार्क्स का हो गया और एक फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी, और इसके बाद विड्थ ऑफ क्लास। तो हमने विड्थ लिखनी होती है क्लास की, ओके, और इसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ओके। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि मार्क्स की बात करो, तो जो पहला था आपको जो गिवन था वो था 0 से 20, है ना बेटा, 0 से 20, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी एक बार देख लेते हैं, 7 थी, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी है बेटा, विड्थ ऑफ क्लास कितनी है, 20 है, चेक कर लो। तो अब हमने निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो 7/20, और इनटू में हमें जो पर्टिकुलर गैप चाहिए वो 10 का चाहिए, है, जो यूनिफॉर्म है गैप है वो 10 का है, तो इनटू कर देंगे हम 10 से। तो देखो 7 क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी, और विड्थ क्लास कितनी है 20, और इनटू हमने 10 से क्यों किया, क्योंकि 10 जो है वो यूनिफॉर्म विड्थ है ना, इसलिए। तो बेटा कितना आ गया, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया,
तो 2 से डिवाइड करो तो 3.5 आता है, चेक कर लो, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होती। सिमिलरली हम सभी का निकालेंगे, तो जो अगला था बेटा वो कितना था 20 से 30 का, और 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी थी 10 की, और यहाँ पे जो विड्थ है वो 10 है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10/10 इंटू में भी 10, भाई चेक कर लो ये तो होगा ना, देखो ना दिस अपॉन दिस इंटू में यूनिफॉर्म विड्थ, तो भैया ये तो सेम ही आ जाएगा 10, क्योंकि एक 10 कट जाएगा, एक 10 बच जाएगा। अब अगर बात करते हैं, अच्छा इसमें सेम ही क्यों आया, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो साइज था, जो हमें साइज लेना है वही साइज हमें गिवन भी है, इसीलिए है ना। इसके बाद 30 से 40 में भी सेम ही आने वाला है, क्योंकि सेम ही साइज है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 10 है, तो साइज भी 10 है, तो 10/10 इंटू 10 दैट इज यहाँ पे आ गया आपका 10। इसके बाद 30 से 40 के बाद 40 से 50 में देखते हैं, 40 से 50 में 40 से 50 की फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 की है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 20/10 इंटू में 10, यानी कि यहाँ पे भी सेम 20 ही आ जाएगा। ओके, इसके बाद 50 से 60 में, तो 50 to 60 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है 20 की, तो यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा बेटा, तो 20/10 इंटू में 10 इक्वल टू 20 आ गया। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो 60 to 70 भी बिल्कुल क्लियर है हमें, तो इसमें कितनी थी फ्रिक्वेंसी 15, तो यहाँ पे भी 15 ही आने वाला है। अच्छा इसके बाद सीधा बोलता 70 टू अबव है ना, 70 से अबव कितना, 100 मार्क्स का टेस्ट है, 100 तक ही जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो गैप आ गया वो 70 से लेकर के 100 तक का आ गया। लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बोली है बेटा, 8 बोली है, कितनी बोली है 8, और हमें लेनी कितने की 10 की, तो बेटा यहाँ पे कैसे लेंगे हम 8/10 इंटू में 10 8/10 ठीक है, और इंटू में जो यूनिफॉर्म है वो कितना, सॉरी यहाँ पे विड्थ जो है वो 10 की नहीं है, 30 की होगी ना विड्थ, देखो 70 से 100 में 30 की विड्थ है ना, तो 30 लेंगे, और इनटू में यूनिफॉर्म जो विड्थ है वो 10 की है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो 8/3 करेंगे, तो 8/3 करते हैं 2.67 अप्रॉक्स कह सकते हैं हम। तो ये आपका डेटा ऑब्टेन हुआ है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अब इस डेटा का हम रेक्टेंगल इजीली बना सकते हैं। तो अगर मैं इस डेटा की बात करूं तो इसका रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, देखिए चलिए समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा सा, चलो यहाँ पे बन जाएगा, थोड़ा छोटा बना लेंगे है ना। ओके, तो जो हमने गैप जाना है वो 100 तक जाना है बेटा, 100 तक जाना है गैप का। तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90 और ये 100, ठीक है। अगर एक एक्स्ट्रा लेना चाहो तो ले सकते हो 110, कोई दिक्कत नहीं। अब जो फ्रिक्वेंसी है यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो मेरे ख्याल से 20 तक है ना, हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है वो 20 तक गई है, तो 20 से आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो एक काम करता हूं, अगर मैं 20 का गैप लेना चाहता हूं तो दो का गैप लेके 20 तक जा सकते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और अगर एक्स्ट्रा ले रहा है तो 22। तो ये आपकी जो एक्सिस थी वो कौन सी थी बेटा, एक्स एक्सिस थी, और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया कि मेन डेटा यहाँ पे होता है मार्क्स, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ को हम कैसे बना सकते हैं। तो जो पहला था बेटा वो कितना था, पहला जो था वो 3.5 था, चेक कर लो। तो 3.5 0 से लेकर के 20 तक में था, तो 0 से लेकर के 20 तक में 3.5 ये तो होगा 3। तो देखो 3.5 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पे ग्राफ पेपर नहीं है। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप एग्जैक्ट उसको प्लॉट कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे होगा 3.5 समवेयर, यहीं पे इसके थोड़ा सा ऊपर ही होगा है ना, तो ये आपका बन गया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि दोनों का हमने देखो दोनों के लिए निकाल दिया ना, जो दोनों के लिए विड्थ है वो 3.5 है, 0 से 10 के लिए भी और 10 से 20 के लिए भी, ठीक है। ओके, और अगर मैं पहले जाता, अगर मैं पहले निकालता तो मैं 7 फ्रिक्वेंसी को प्लॉट करता और वो गलत हो जाता हमारा, है ना, वो गलत हो जाता। ओके, अब 20 से 30 में कितना है, 20 से 30 में 10 है, तो 20 से 30 में तो 10 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10 ये रहा, और मैंने जैसे कि बताया कि इससे चिपका हुआ ही बनता है बार, तो ये 10 बन गया, ठीक है। ओके, इसके बाद 20 से 30 से 40 में भी 10 ही है, तो 30 से 40 में भी 10 है, तो सेम
ये बन गया 30 से 40। 30 से 40 का 40 से 50 में 20 है, 40 से 50 में 20 है, तो 40 से 50 में 20 है, यानी कि ये आ गया। और 40 से 50 में ही नहीं, 50 से 60 में भी 20 था। देखो 50 से 60 में भी 20 था, तो दोनों का मैंने एक साथ बना दिया, है ना। ओके, यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब 60 टू 70 की बात करते हैं, तो इसमें 15 है, तो 15 14 और 15 16 के बीच में होगा। ओके, ये भी हो गया। और 60 टू 70 का 70 टू 100 अगर मैं देखूं तो 2.67। अब ये 2.67 तो अप्रोक्स 2.67, यानी कि 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इसके बीच में होगा यहाँ पे कहीं पे, है ना। तो बेटा एग्जैक्ट तो मैं यहाँ पे नहीं शो कर पाऊंगा, लेकिन अप्रोक्स जो है वो आप समझ सकते हैं। और ये जो है वो 70 टू 100 तक के लिए है, तो 70 टू 80 के लिए भी है, 80 टू 90 के लिए भी है, 90 टू 100, सॉरी 100 तक है, मैंने गलती से 110 तक ले लिया था, तो ये 100 तक हो गया। तो बेटा इस तरीके से आपने क्या बनाना होता है, हिस्टोग्राम बनाना होता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। देखो, जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर क्लासेस जो है वो सेम विड्थ के हैं, तो फिर आपने कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे 0 से 20 अगर चलता है, जैसे 20-20 का गैप होता है, सपोज टू बी कि 20-20 का गैप है, तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 एंड सो ऑन। तो फिर मैं सेम फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करता, फिर मेरे को अलग से फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी पड़ती, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नहीं निकालना पड़ता, अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, वेरी कर रहा है। ठीक है, जो डेटा है आपका वो वेरी कर रहा है, तो जब डेटा वेरी करता है तो मेरे को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन दैट केस कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बच्चों लास्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है विद हिस्टोग्राम और एक होता है विदाउट हिस्टोग्राम। एक जो हम विद हिस्टोग्राम बनाते हैं वो तो बहुत ही इजी रहता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई हिस्टोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि एक हिस्टोग्राम आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। और आपने इसका क्या बनाना है बेटा, पॉलीगन बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेट्स सपोज, तो इन दैट केस आपने क्या करना होता है, इनकी सेंट्रल वैल्यू को लेना होता है, सेंट्रल वैल्यू को। जैसे कि इसके बाद यहाँ पे होगा तो ये इसकी सेंट्रल वैल्यू हो गई, सेम इस वाले बार की सेंट्रल वैल्यू ये हो गई, इसकी ये हो गई, और इसकी ये, और इस बार की ये हो गई, सिमिलरली इसकी ये और इसकी यहाँ पे हो गई, है ना। तो आपने क्या करना होता है, इनकी सेंट्रल वैल्यू को पॉइंट करके ज्वाइन करना होता है सिर्फ। तो चलो इसको ज्वाइन कराते हैं, इससे इसको ज्वाइन कराया, इससे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा, ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बट विद हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम के साथ। लेकिन अगर यही पॉलीगन आपको बनाना होता विदाउट हिस्टोग्राम, तो आप क्या करते, तो आपको, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, आपने क्या चीज प्लॉट की है बेटा, आपने पॉइंट कौन से प्लॉट किया, मिड वैल्यू, है ना। और मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं आपको पता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो जो क्लास इंटरवल होता है उससे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट उसकी दोनों को प्लस करके बाय 2 कर देते, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाती है। तो उन मिड वैल्यू को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी पे हमने प्लॉट करना होता है। तो फिर जो आपका पॉलीगन है वो विदाउट हिस्टोग्राम भी बन जाता है। तो दो तरीके से। तो फटाफट से वीडियो पॉज कीजिए, फिर देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 250। तो देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 8। तो इसमें लिखा है कंसीडर द मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in table 14.9। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे जो है मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ 100 में से कितने बेटा, 51 स्टूडेंट्स के। तो डेटा कुछ इस प्रकार है, मार्क्स आपके सामने आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। मार्क्स दे रखे हैं आपको 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको साफ नजर आ रहे हैं। तो आपसे बोला गया ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, आपसे ये कहीं नहीं बोला गया है कि आपने जो पॉलीगन बनाना है वो विद हिस्टोग्राम बनाना है या विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है। अगर ऐसा ना बोला जाए तो मेरे सजेशन आपके लिए ये है कि आप विद हिस्टोग्राम बनाएं, ज्यादा इजी रहता है, ज्यादा इजी रहता है। तो हिस्टोग्राम देखते हैं पहले, इसका हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। तो देखो, अगर मैं इस डेटा का हिस्टोग्राम बनाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना होगा बेटा, पहले कार्टेशियन प्लेन जो आपका ग्राफ होता है उस पर मैं ये कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके, है ना। ओके, अब जो मार्क्स है वो 100 तक है, तो मार्क्स को यहाँ पे लेते हैं और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लेते हैं।
तो देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और एक अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा बेटा, -10 होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, है ना, -10 होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। अच्छा आप कहोगे ये क्यों बनाया, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्या आती है बेटा, फ्रिक्वेंसी को अगर मैं ध्यान में रखूं तो बेटा 51 स्टूडेंट है, यानी कि मेरे को इतना तो पता चलता है कि 51 से ऊपर नहीं जाना है। लेकिन अगर मैं फ्रिक्वेंसी को ध्यान से देखूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो गैप ले लेना चाहिए, तो वो गैप आप ले सकते हैं कितने का, 10 मैक्सिमम जो है फ्रिक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वो 10 है ना। तो आप चाहो तो एक एक का गैप भी ले सकते हो या फिर 2-2 का गैप भी ले सकते हो। तो चलो 2-2 का गैप ले लेते हैं, है ना। तो 51 स्टूडेंट उसमें कवर हो जाते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो इसको छोटा कर लो, दैट्स इट। अब देखिए, अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये गैप सेम रहनी चाहिए बेटा, इनका स्केल सेम रहना चाहिए। आप जो है स्केल अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो 1 सेंटीमीटर में मैंने 10 मार्क्स लिए हैं ना, इस तरीके से, ओके। अब देखिए, तो डेटा अगर मैं देखूं तो 0 से 10 में कितने का है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है। तो 0 to 10 में 5 स्टूडेंट है, तो 5 स्टूडेंट बेटा यहाँ पे आएंगे, ये बनेगा इसका ग्राफ बार। और अगला जो है वो है बेटा 10 से 20 में 10 स्टूडेंट है। तो 10 से 20 जो मार्क्स आए हैं उसमें 10 स्टूडेंट है, तो 10 तक लेके रहेंगे बेटा इसको। 10 से 20 में 10 स्टूडेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद 20 से 30 में 4 स्टूडेंट है, तो 20 से 30 में 4 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे आपके, इस तरीके से ये 4 हो गए, ओके। इसके बाद आपसे बोला गया है 20 से 30 के बाद 30 से 40 में 6 स्टूडेंट है, 30 से 40 में 6 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे, ये 6 स्टूडेंट हो गए। देन उसके बाद 7 स्टूडेंट है, तो 40 से 50 में 7 स्टूडेंट है, तो इसके सेंटर में आएगा, ये आपके 7 स्टूडेंट हो गए, ओके। इसके बाद 7 स्टूडेंट के बाद फिर 3 है, तो फिर 3 स्टूडेंट यहाँ से आ जाएंगे बेटा। देखो ग्राफ पेपर पे तो एग्जैक्ट बन जाता है ना, ओके। 3 स्टूडेंट के बाद फिर 2 स्टूडेंट हैं, तो 2 स्टूडेंट यहाँ पे आ गए। 2 के बाद फिर से 2 स्टूडेंट है बेटा, तो सेम 70 से 80 में 2 स्टूडेंट आ गए। उसके बाद 80 से 90 में 3 स्टूडेंट थे, तो 3 स्टूडेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। 3 स्टूडेंट के बाद आपके 90 से 100 में 9 स्टूडेंट है, तो 9 स्टूडेंट आपके यहाँ पे। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपका हिस्टोग्राम बनाया है वो ऑन एन एवरेज अप्रोक्स कह सकते हैं इसको, है ना। ये एक्चुअल हिस्टोग्राम नहीं कहलाएगा क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर का यूज नहीं किया है यहाँ पे। तो जो आपके बार्स हैं वो कुछ इक्वल विड्थ के शायद में भी ना दिख रहे हो, क्योंकि जो गैप है वो एग्जैक्ट मेजर करके नहीं लिया गया है ना। तो आई एम श्योर कि आपको इतनी बात तो समझ में आ रही है। लेकिन मुझे जो है इसका पॉलीगन बनाना है ना, पॉलीगन बनाना है। ये तो एक हिस्टोग्राम बना है, क्या बनाइए बेटा, हिस्टोग्राम। तो मेरे को पॉलीगन मेरे से मांगा गया था, तो मेरे को पॉलीगन बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको समझाया सेंट्रल वैल्यू। तो देखो इस बार की सेंट्रल वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, यहाँ पे ये हो गई, ये हो गई। उम्मीद करता हूँ बच्चे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इसके बाद इसका एंड भी तो करना, तो इसका एंड यहाँ पे होगा, है ना। और इसका भी तो सॉरी इसका भी तो एंड करना, तो इसका एंड यहाँ पे सेंट्रल वैल्यू होगा। इसीलिए मैंने माइनस में लिया था, मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा। तो अब आप इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा दीजिए स्केल की सहायता से, इस तरीके से। अच्छा बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केल आप जब ग्राफ पे इसको बनाएंगे तो वहां पे आपका एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा मेरे से सही से ना बन रहा हो, तो आप इस चीज को इग्नोर करिएगा। अच्छा तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको पॉलीगन विद हिस्टोग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए।
तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि पेज नंबर 256 एनसीईआरटी है। तो इसमें लिखा है बेटा, इन अ सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशंस मेड इन अ स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आपको दे रखा है 140 to 150, 150 to 160 एंड सो ऑन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और नंबर ऑफ वीक्स आपको जो डेटा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 5, 10, 20 एंड सो ऑन, है ना। ओके, तो इसमें लिखा है बेटा ड्रॉ अ फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। तो आपने एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है पहली बार फॉर द अबव डेटा, फॉर द डेटा, है ना। तो अबव डेटा का आपने जो है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है और विद इन ब्रैकेट आपसे बोला गया कि विदाउट कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम, यानी कि बिना हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट किए आपने फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है वो दो तरीके से बनता है, एक विद हिस्टोग्राम और एक विदाउट हिस्टोग्राम। तो अभी जो हमने एग्जांपल नंबर 8 में पॉलीगन देखा था, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, वो हमने कैसे देखा था बेटा, विद हिस्टोग्राम। अब हम एग्जांपल नंबर 9 में विदाउट हिस्टोग्राम की बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने विदाउट हिस्टोग्राम जाना है तो आपके पास मिड वैल्यू का होना कंपलसरी हो जाता है। तो अपने डेटा में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मिड वैल्यू, है ना। तो मिड वैल्यू ऑफ डेटा निकालते हैं। तो मिड वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो कैसे निकालती है बेटा मिड वैल्यू, L1 प्लस L2/2, है ना, इस तरीके से। तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो अगर मैं दोनों को प्लस करता हूं तो कितना आएगा बेटा, 290, चेक करो 290 आएगा। और अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको तो 1 जा 4 जा और 5 जा 145 आ जाएगा। तो 145, और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो 10 का गैप चलता है, तो बस आप इसमें 10 प्लस करते जाओ। तो 155, 165, 175, 185 और 195। उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी आपको। अच्छा, अब आपके पास मिड वैल्यू तो मिल चुकी है, तो अब आपने क्या निकालना है बेटा, अब आपने सिंपली एक पॉलीगन बना देना। तो पॉलीगन कैसे बनता है देखिए, तो अगर मैं पॉलीगन की बात करूं तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, यहाँ पे आपका रियल डेटा आता है, दैट इज दिस। तो इसकी बात करते हैं। तो आपने ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और इसी की जो मिड वैल्यू है वो यहाँ पे आ रखी है ना। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डायरेक्टली मिड वैल्यू को प्लॉट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि अगर मैं ये रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं इसके सेंटर में इसी पे तो आऊंगा भाई। देखो ना, अगर मैंने 140 से 150 रिप्रेजेंट किया तो मैं 145 ही तो प्लॉट कर रहा हूँ, तो डायरेक्टली 145 प्लॉट कर लेते हैं ना। तो 145 प्लॉट करते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, तो देखो, अच्छा 135 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मैंने लिया है 135, फिर ये 145, और ये मैंने लिया है 155, 165, 175, 185, 195 और 205। भाई देखो ना, 10-10 का गैप चल रहा है ना। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, वाई एक्सिस पे आपकी फ्रिक्वेंसी आनी है जो मैक्सिमम 20 तक जाएगी, है ना भाई, मैक्सिमम 20 तक जाएगी। तो 2-2 का गैप ले लेते हैं। तो चलो 2-2 का गैप लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और अगर एक्स्ट्रा लेना तो 20। ओके, अब देखिए बेसिकली आप क्या देख रहे हैं बेटा, 145 पे 5 है, ये काम कर रहे हो क्या हम। तो 145 पे 5 कहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे लगे, समवेयर यहाँ पे लगे, ठीक है। और यही पॉइंट हमें डायरेक्ट सेंट्रल वैल्यू पे मिल जाता था, क्योंकि हम 140 से 150 का बाहर बनाते थे तो उसके सेंटर पे प्लॉट कर देते थे। फर्क इतना है बस। ओके, अब इसके बाद 145 पे 5 के बाद 155 पे 10 चेक कर लो। तो 155 पे 10 यानी कि ये गया 10 यहाँ पे। ओके, अब 165 पे चेक करेंगे। 165 पे 20, तो सीधा 20 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे है। ओके, उसके बाद 175 पे 9, तो 175 पे 9 आपका यहाँ पे आएगा, इससे नीचे आएगा ना, 10 था नहीं, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, है। इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। ओके, तो 175 पे 9, उसके बाद 185 पे 6, तो 185 पे 6 यहाँ पे आएगा। ओके, 195 पे 2,
तो 195 पे 2 बेटा ये आ गया। तो देखो बेटा, ये जो मैंने आपके पॉइंट्स प्लॉट किए हैं ये एक्चुअल नहीं कह सकते क्योंकि ये बार ग्राफ ग्राफ पेपर पे नहीं किया है ना, तो मैंने अप्रॉक्स किए हैं। आप अपने ग्राफ पेपर पे जब इसको बनाओगे तो आपका एक्चुअल आएगा, है ना। चलिए ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका एंड भी करना होता है, तो इनका एंड कैसे होता है बेटा, प्रीवियस इंटरवल की मिड वैल्यू से। तो प्रीवियस इंटरवल की मिड वैल्यू 135 ही तो रहेगी और नेक्स्ट वाले की 205 ही तो रहेगी, तो इसीलिए ये जो है एंड होंगे यहाँ पे, है ना, इन दोनों पॉइंट्स पे। अब डॉटेड लाइन से इनको ज्वाइन करते हैं। स्केल की हेल्प ले लेना आप लोग। तो आपका जो पॉलीगन बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। एक काम करता हूं मैं ना, यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूं, जैसे कि ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, 145 एक्स एक्सिस पे और 5 जो है वो वाई एक्सिस पे। सेम ये बी से डिनोट कर देते हैं। बी जो है वो बी कितना था, 155 कितना था, 10 था, ठीक है। सेम ये सी कितना था, 165 पे चेक करो 20 था। और ये डी था, डी कितना था बेटा, 175 पे 9 था, ठीक है। और ई कितना था, ई जो इंटरवल था वो 185 पे 6 था बेटा, और एफ 195 पे 2 था। चेक कर लो। और आई एम श्योर आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे छोड़ा इसको तो आपका टोटली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपने जो यहाँ पे गैप रखा है उसको ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 10-10 का गैप नजर आता है, लेकिन सेम यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वही गैप कितना बन जाता है बेटा, 135 का। तो उसको श्रिंक करना पड़ेगा ना, यानी कि यहाँ पे हमें किंक बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे किंक नहीं बनाता हूँ तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किंक बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नहीं बनाओगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इस एग्जाम्पल के साथ आपका इंट्रो जो है एक्सरसाइज 14.3 का वो कंप्लीट होता है। और आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इंट्रो को देखने के बाद 14.3 एक्सरसाइज सेल्फ ट्राई जरूर करें। बाकी अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो हम तो आपके साथ हैं। तो समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।